हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे क्वेश्चन कौन से चल रहे थे बच्चों? एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन, नई एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन, 11th फिजिक्स। चलो क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, जरा क्या कहा है समझते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस। नीचे के स्टेटमेंट्स को पढ़ना है केयरफुली और उनका रीजन बताना है। इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन भी बताना है क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बिल्कुल सही बात कही। देखो, जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल्स टू 10 इंटू में आई कैप। तो 10 तो क्या है? 10 तो है मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, और आई कैप क्या है? आई कैप है इसकी डायरेक्शन। आई कैप है इसकी डायरेक्शन। तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जिसी का भी मैग्नीट्यूड होता है ना, याद रखो किसी भी वेक्टर में दो चीज होती है, एक तो उसकी वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक उसकी डायरेक्शन बच्चों। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इस वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे मोड लगा के आप लिख सकते हो उसको, तो वो सिर्फ 10 है। आई कैप तो उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, आई कैप को छोड़ दो, डायरेक्शन को छोड़ दो, तो सिर्फ 10 की बात करो तो ये सिर्फ 10 है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, सच है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि एक बात बताओ, स्केलर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको आप स्केलर कहो। बिल्कुल सच्ची बात है, ये स्केलर ही है। तो इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। जब हम किसी वेक्टर में से डायरेक्शन हटा देते हैं तो मैग्नीट्यूड बचता है, और मैग्नीट्यूड एक स्केलर होता है, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन होती है बच्चों कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए स्टेटमेंट स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट ए करेक्ट है। चलो अब बी को देखो। बी में पढ़ो, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। हर एक वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होता है। नहीं, ये गलत है। कैसे? देखो, ए कोई वेक्टर है मान लीजिए, और उसमें दो कंपोनेंट हैं, 2i कैप और 3j कैप। जो ये है ना, ये 2i कैप, इसे कहते हैं कंपोनेंट। 3j कैप ये भी कंपोनेंट। तो ए के दो कंपोनेंट हैं, एक तो है 2i कैप, तो है x कंपोनेंट, और 3j है y कंपोनेंट। y कंपोनेंट, तो इसका मतलब इस ए के अंदर दो कंपोनेंट हैं। अगर मैं सिर्फ x कंपोनेंट की बात करूं बच्चों, x कंपोनेंट, तो वो है 2i कैप। ठीक है। अब ये जो 2i कैप है ये स्केलर है क्या? नहीं, 2 तो इसकी मैग्नीट्यूड है, और i कैप इसका डायरेक्शन है। i कैप इसकी क्या है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके अंदर दोनों चीजें हैं, तो ये फिर x कंपोनेंट इसका स्केलर कैसे हुआ? ये तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये क्या है फिर? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन्होंने जो बोला था कि ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, ये गलत है। किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो स्केलर होता है? नहीं, वेक्टर के कंपोनेंट भी देखो, यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। ये ए वेक्टर है, ये पूरा वो है 2i कैप प्लस 3j कैप, और उसके दो अलग अलग कंपोनेंट देखोगे तो 2i कैप अलग कंपोनेंट है, 3j कैप अलग कंपोनेंट है। तो उसके दो कंपोनेंट है और दोनों ही वेक्टर है। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो वेक्टर ही होते हैं।
तो इसलिए स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, ये गलत है। चलो आगे पढ़ो। फिर इसके बाद है टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल। गलत। जो पाथ लेंथ होती है वो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। गलत 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 गलत। देखो जब आप ए से चले और बी पे पहुंचे, तो ए से बी पर चलकर जो आपका वेक्टर बना वो वेक्टर बना, मान लीजिए 10 ए या आई कैप, ऐसे कुछ कह लो, 10 आई कैप, ये वेक्टर बना। तो देखो इस वेक्टर का जो सिर्फ वैल्यू है वो तो है 10, और आई कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन। लेकिन पाथ लेंथ, जब मान लो आप ए से बी पे इस रास्ते से गए, ऐसे 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 घूम के गए, तो आप इस तरीके से घूम के गए, तो आपने जो है वो मान लीजिए 15 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ये पाथ लेंथ। तो देखो पाथ लेंथ तो हमारी यहाँ पे क्या है, पाथ लेंथ तो है 15 मीटर। लेकिन अगर आप ए बी का वेक्टर देखोगे, ए बी वेक्टर देखोगे, तो वो कितना है, 10 आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर। क्या पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर दिखाई दे रहा है आपको इस फिगर में? नहीं। आप जा तो ए से बी पे ही रहे हो, लेकिन अगर जिस रास्ते से जा रहे हो वो तो होती है पाथ लेंथ, और ए और बी के बीच में सीधा वेक्टर खींच देते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। यहां देखो पाथ लेंथ अलग है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अलग है। हम ये कह सकते हैं पाथ लेंथ नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के बराबर ये नहीं है बच्चों। ठीक है, ये सी हो गया हमारा। इसके बाद डी पढ़ो। तो ये मतलब सही है कि गलत है? तो इन्होंने कहा था टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो ये गलत है। हमारा स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट सी गलत है हमारा। चलो आगे बढ़ो। अब डी को पढ़ो। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल is either greater or equal to the magnitude of average velocity of particle over the same time of interval। अच्छा, एवरेज स्पीड जो होती है वो उसकी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो इक्वल होती है या ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बोला कि एवरेज स्पीड या तो ज्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या इक्वल होती है। ये सही है। डी जो पार्ट है इसका, जरा इसको समझते हैं क्या है। इसमें दिया इन्होंने कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड वो बड़ी होती है या ज्यादा, मतलब बड़ी होती है या इक्वल होती है किसके, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ी होती है या बराबर होती है। अब देखो यहां से t बराबर 0 से ये चला था, यहाँ पे मान लो ये पहुंच गया भैया 5 सेकंड में। मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप इसकी एवरेज स्पीड निकालोगे, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से इस रास्ते से गया था ये ऐसे, जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस हो गई थी इसकी 15 मीटर, और टाइम लगा इसको 5 सेकंड। 5 से इसको काटा, आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एवरेज स्पीड। अच्छा, अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट
बटे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट वही 10 आई कैप है और बटे टाइम हो गया 5 सेकेंड। 10 आई कैप मीटर, मीटर कह लो इसको, और बटे में 5 सेकेंड। 5 से इसको काटा तो 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड आ गया। ये एवरेज वेलोसिटी है। क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एवरेज स्पीड तो है हमारी 3, एवरेज स्पीड तो देखो 3 है ये रही, और एवरेज वेलोसिटी सिर्फ 2 है। आई तो डायरेक्शन है, सिर्फ 2 कहो तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है। अच्छा 3 2 के इक्वल कब होगा? जब पार्टिकल सीधा जाएगा तो जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी। वजह क्योंकि उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है कि एवरेज स्पीड देखो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो इसलिए स्टेटमेंट डी इट इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। फिर बचा इसके बाद लास्ट, 3 vectors not lying in plane can never add up to give a null vector। अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे तो उनको ऐड करके कभी भी जीरो नहीं आ सकता। नल वेक्टर का मतलब है जीरो नहीं, ये झूठ है, आ सकता है। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ई पार्ट में मान लो 3 वेक्टर इस तरह से हैं। एक वेक्टर है ए इधर, एक वेक्टर है ए इधर, ठीक है, इधर को बना लो। एक वेक्टर है ए इधर, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर। तो एक ए वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट कर दो, ए वेक्टर, ठीक है। तीनों के बीच में अगर सेम एंगल है 120 120 120, तो इन तीनों का जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट, अब देखो वो कैसे निकालोगे। ये वाला ए बना लिया मैंने यहाँ, ये वाला है, फिर ये वाला ए बना लिया मैंने यहाँ, ये वाला बन गया, ये वाला। अब ये वाला ए बना लिया मैंने यहाँ, ये बन गया। तो देखो तीनों वेक्टर जहां से शुरू हुआ, वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए, सॉरी ए बी सी कहो इन्हें, मैंने इस तीनों को ए ले लिया, ए बी सी। पर बस तीनों में एक खास बात है, तीनों की लेंथ सेम है, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स। तो एक ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, और ये बच्चों सी वेक्टर हो गया। तीनों की लेंथ सेम है, एक्स एक्स एक्स। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, 3 वेक्टर हैं, अलग अलग डायरेक्शन है, लेकिन तीनों की लेंथ सेम है, और 120 डिग्री पर अगर हम उनको लगा दें तीनों को, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा आर, वो 0 आएगा। मतलब ए और बी और सी को ऐड करके 0 आएगा। कैसे सर? वो कैसे पता चला हमें? तो वो पता चला हमको इससे, इस ट्राइंगल से। पहले ए लगाओ देखो, फिर उसके सामने बी लगाओ, फिर सी लगाओ, तो जहां से वेक्टर चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए। तो जब तीनों घूम के वहीं पहुंच गए तो तीनों का रिजल्टेंट वहीं आके खत्म हुआ, मतलब तीनों का रिजल्टेंट 0 वेक्टर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट। इन्होंने तो कहा था कि 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए, अच्छा, मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। इन्होंने बोला था वेक्टर एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं तो उनको ऐड करके कभी 0 नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप ये तो तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं, एक प्लेन में लाई करते हैं, तब उनका रिजल्टेंट 0 आता है। लेकिन अगर वेक्टर एक प्लेन में ना हो, जैसे 2 वेक्टर तो इसी प्लेन में और एक वेक्टर इनके प्लेन से बाहर चला गया, तो इनको तीनों को जोड़ के, आपस में जोड़ के कभी भी 0 नहीं आएगा। इनका रिजल्टेंट हमेशा नॉन 0 आएगा। रिजल्टेंट हमेशा नॉन 0 आएगा, नॉन 0, रिजल्टेंट हमेशा नॉन 0। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट ई इज करेक्ट। जो मैंने बताया था वो प्लेन के लिए बताया था। प्लेन के लिए ये बात जो है वो झूठ है। एक प्लेन में अगर 3 वेक्टर आ जाएं, एक ही प्लेन के अंदर 3 वेक्टर आ गए, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अच्छा सवाल था, इसमें कई सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर होने को मिल गए बच्चों। चलिए बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कल करेंगे बच्चों। ओके।